पाकिस्तान में टैलेंट की नहीं है कोई कमी, बात है सिर्फ तवज्जो देने की। कराची की नूरुलैन की उम्र 5 साल है मगर दिमाग किसी कंप्यूटर से कम नहीं है। हाँ जी, और इस छोटी सी उम्र में उन्होंने पीरियोडिक टेबल याद कर लिया है। अच्छा जी, मल्टी टैलेंटेड ये बच्ची है और इनके एक छोटे भाई भी हैं जो कि इनसे कम नहीं हैं और उनकी उम्र है सिर्फ 4 साल। अब ये दोनों बहन भाई हमारे पास आए और हमने उनसे गुफ्तगू की। ये गुफ्तगू हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जी जनाब, तो पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बात सिर्फ तवज्जो देने की है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को तवज्जो देंगे, अटेंशन देंगे तो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। 5 साल की उम्र में नूरुलैन ने इतना ज़बरदस्त काम किया और उनके बहुत ही प्यारे से भाई हमदान, जिनकी उम्र है सिर्फ 4 साल, इंतहाई चुलबुले, वो भी बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। ये कमाल का काम है क्या? इस पे पहले मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर आपसे इनको मिलवाएंगे भी। मेरी बेटी की सबसे ख़ास बात यह है कि जो भी चीज़ ये देखती हैं, जो भी चीज़ ये यूज़ कर रही होती हैं, जो भी चीज़ें टीवी में देख रही होती हैं, पढ़ रही होती हैं, तो इनको बहुत जल्दी मेमोराइज़ हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि इनको पीरियोडिक टेबल लर्न करवाया जाए, मेमोराइज़ करवाया जाए किसी भी तरीके फन लर्निंग से या किसी भी तरीके से इनको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ करवाया जाए। मेरी मम्मा मुझे फन लर्निंग में पढ़ाती हैं। There's hydrogen and helium and lithium, beryllium, boron, carbon everywhere. Nitrogen all through the air, oxygen so you can breathe. Fluorine for your baby teeth, neon to light up the sun. Sodium for salty time, magnesium. मेरे बच्चे ना अब असल में बिल्कुल साइंटिस्ट बन चुके हैं। हर चीज़ में उनको एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे बेटे को चाहिए होता है बनाना, तो कहता है मम्मा प्लीज़ गिव मी पोटेशियम। और कभी भी कलर्स ये लोग देख लेंगे, मम्मा दिस इज़ क्रोमियम। एंड कोई भी साइकिल ये लोग चला रहे होते हैं या टूल बॉक्स इनके पास है, तो उसमें जो भी एलिमेंट शामिल होता है वो मुझसे वही चीज़ मांगते हैं। पोलियम, Li, लिथियम, N, नाइट्रोजन, C, कार्बन, NB. नाइट्रोपियम। Very good. इसके अलावा माशाल्लाह से मेरी बेटी को 50 अबव कंट्रीज़ एंड कैपिटल्स के नेम्स पता हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी सूरतें, दुआएं, दुरूद शरीफ, आयतल कुर्सी, बहुत सारी सूरतें हो गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि 30 सिपारों के नाम उसको पूरे मुकम्मल याद है। अफगानिस्तान, काबुल, बहरीन, मनामा, बांग्लादेश, ढाका, चाइना, बीजिंग, फ्रांस, पेरिस, इटली, रोम, कनाडा, उदावा, मालदीव, मिल, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, जापान, टोक्यो, जर्मनी, बर्लिन, सऊदिया, रियाद, ओमान, मस्कत, कतर, दोहा, इंडिया, न्यू दिल्ली, कोलंबिया, बगोटा। अब इंशाल्लाह ताला मेरा एम यही है कि मैं अपने बच्चों को जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनको इंक्लूड करवाऊं, क्योंकि ये पाकिस्तान में ज़ाहिर फर्स्ट टाइम है कि इतनी छोटी बच्ची ने पूरा पीरियोडिक टेबल विद सॉन्ग विद फैक्ट्स याद किया है। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको आगे भी इसके टैलेंट को इन्हेंस करूँ। मैं जब हमें बहुत कमज़ोरी होती है तो हम क्या आयरन खाते हैं। आयरन की बहुत ज़रूरत है। तो जनाब अली, हमारे जो ये दोनों मेहमान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनके पेरेंट्स भी। तो हमदान हमारे साथ मौजूद हैं और ये रहे हमदान, ये रही नूरुलैन, और उनके वालिद फरहान भाई मौजूद हैं हमारे साथ और उनकी वालिदा उरूज मैडम मौजूद है। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं नूरुलैन? और हमदान आप कैसे हैं भाई? हाँ भाई ठीक हूँ। हमदान का थोड़ा सा मूड लग रहा है, थोड़ा सा मूड नहीं लग रहा। आप उससे ना नहीं, अब आपको पता नहीं है। आपको मैं बात बताऊँ आपको, जब ये ख़त्म होगा ना सेगमेंट तो बहुत सारी चॉकलेटें मिलेंगी। मैं भी खा लूँगी। जो बच्चा सही है तो फिर हम आपसे शुरू करें। तो चले, अच्छा हम बच्चों से शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम उनके पेरेंट्स से बात करें, थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं ना। हमने देख तो लिया वैसे रिपोर्ट में, हमें मुदस्सिर की रिपोर्ट में पता चल गया, लेकिन हम भी तो टेस्ट लेना। अच्छा, तो मैं एक लेडीज फर्स्ट, पहले आप इनका टेस्ट लें। पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जल्दी से बताएं। नेपट्यूनियम। ओह, ये दिखाते भी जाए ना, ये इन्होंने जो है बिल्कुल सही बोला है। बिल्कुल सही बोला है। ये देखें, बिल्कुल सही बोला है। ऐसे करके निकालूंगी, ऐसे करके। चलें जी, ये बताएं।
एंटीमोनी। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, ये एक और है। ऑस्मियम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, एक और है। हाँ, एक आखिरी करते हैं। एक आखिरी करते हैं जी, ये बताएं। टर्बियम। वाओ, क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा देखें, अब बात यह है कि बहन ने तो जो है कमाल कर दिया। अब हमदान देखो, नूरुलैन ने तो इतने सारे सही बता दिए, अब तुम भी सही बताओगे ना? तो स्टार्ट करते हैं हम जनाब अली। वाह, ये इन्होंने बिल्कुल सही बताया। ये देखें आप, क्या बात है। ओके, एक चॉकलेट हो गई भाई हमदान की। चॉकलेट हम इधर रखेंगे। अच्छा, ये तो बताओ जरा हमदान। रेडन, बिल्कुल सही बताया भाई। ओके, नेक्स्ट। ये देखिए भाई, पोलोनियम, ये बिल्कुल सही है। 3 चॉकलेट्स, ठीक है, 3 चॉकलेट्स हो गई। और अब देखते हैं कि हमदान को 4th चॉकलेट मिलेगी या नहीं। रेनियम। क्या बात है भाई, क्या बात है। रेनियम, जबरदस्त यार। और हमारे जो है इस वक्त पीछे भी हमारा पूरा स्टाफ तालियां बजा रहा है। हाँ। जबरदस्त, इतने जबरदस्त आप लोग। तो फरहान भाई, हम जरा अब पेरेंट्स जो है मैं वंडरफुल से बात करते हैं। इसमें रोल ही सबसे ज्यादा पेरेंट्स का है। तो फरहान साहब, ये कैसे आपने ये सारा अचीव किया, ये माइलस्टोन कैसे इन बच्चों को प्रिपेयर करा, जरा ये बताएं। जो भी माइलस्टोन वैसे अचीव किया है, इसका मेरे ख्याल से 95% क्रेडिट तो वाइफ को ही जाता है। हर शादीशुदा आदमी यही बोलता है। क्योंकि उन्हें पता होता है वापस घर जाना है। जी। Exactly. एक घर जाने का भी एक है, और लेकिन खैर ऑनेस्टली स्पीकिंग नो डाउट क्रेडिट इन्हीं को जाता है। और मैं एक फैसिलिटेटर हूँ, मैं सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा हूँ, बाकी जितनी भी एफर्ट्स हैं वो तो इन्हीं की हैं। अच्छा, मैंने अक्सर ये सुना है, कहते हैं जी बच्चों को फुल तवज्जो दो तो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं। स्पेशली जो मैं नौकरी करती हूँ उनके लिए बड़ा होता है कि बच्चों पे ध्यान देना है। ये वाकई तवज्जो का बहुत एलिमेंट है कि जब तक आप जितनी बच्चों को टेंशन देंगे, बच्चा उतना अच्छा, आपका ब्रॉटअप उसका उतना अच्छा होगा। बिल्कुल, देखिए हर बच्चे का माइंड ना एक जैसा होता है, लेकिन अगर पेरेंट्स और ख़ासतौर पे बच्चा ज़्यादा इंटरेक्ट मदर्स के साथ होता है, तो मदर्स अगर बच्चे को तवज्जो दें और थोड़ा सा टाइम निकालें अपनी रोज़मर्रा की रूटीन के साथ साथ, तो बच्चे बाकी कुछ करके दिखाते हैं। उनका टैलेंट इन्हेंस होता है, क्योंकि हर बच्चे में टैलेंट होता कहीं ना कहीं छुपा होता है। ये माँ का काम होता है कि उस बच्चे के टैलेंट को किस तरीके से इन्हेंस करना है। अच्छा फरहान भाई, अभी माशाल्लाह नूरुलैन 5 साल की हैं और ये 4 साल के हैं, और एक और भी हैं जो कि बहुत छोटे हैं, उनको भी आपने अभी से ट्रेन किया हुआ है? असल में वो ट्रेन ऑटोमेटिकली हो रही है, देख क्योंकि बच्चा देख के ज़्यादा सीखता है। आप लोगों ने इनको बड़ा अच्छा ट्रेन किया, इनकी दिमागी नशोनुमा जो है उसको तो बड़े अच्छे से आपने जो है ना ज़बरदस्त तरीके से कर दिया है। फ्यूचर के बारे में इनके क्या सोचा है? इसी तरीके से इनको रखेंगे या फिर आगे चल के अगर ये कहते हैं कि जी हमें ये करना है, ये करना है, बताएंगे कि इनको क्या बनना है? क्या बनना है? चलो भाई, इन्हीं से पूछ लो भाई, आपको बेटा बड़े होके क्या बनना है? साइंटिस्ट। तो आप इसी बन गई हो, मुझे लग रहा है। हमदान, तुम्हें क्या बनना है बड़े होके? हमदान, हेलो, आवाज आ रही है? तुम्हें बड़े होके क्या बनना है? हमदान को भी साइंटिस्ट। बहन के पीछे पीछे जाएगा। बड़े होकर साइंटिस्ट बनके क्या करेंगे? क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करूंगी। एक्सपेरिमेंट्स करोगी? क्या बात है। और अपनी कंट्री के लिए न्यू थिंग्स बनाऊंगी। वाओ, ये बड़ी अच्छी बात है भाई, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस उम्र में आप सोच रहे हैं अपने मुल्क के लिए। अच्छा, मुझे मैम ये बताएं कि जो माँ इस वक्त हमें देख रही हैं वो काफ़ी परेशान होती हैं बच्चों को कैसे सिखाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए। मार के भी आप बच्चों को पढ़ाते, बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, तो वो उन माओ के लिए क्या मैसेज है आपका? मैं तमाम माओं को यही मैसेज देना चाहूँगी कि एक तो सबसे पहले मोहब्बत से, बच्चे प्यार की ज़बान समझते हैं, मार पीट की ज़बान बिल्कुल नहीं समझते। और एक टाइम बच्चों के लिए ख़ास बनाएं जिसमें आप टोटली तवज्जो ही बच्चों को दें, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि माँ बाप हमें टाइम निकाले, हमारे लिए तवज्जो दें। तो हर बच्चे की कोई एज नहीं होती, बच्चा 2 साल में भी सीख सकता है, बच्चा 3 साल में भी सीख सकता है। सिर्फ आपको उसके मेमोरी को देखना पड़ता है कि बच्चा आपका आ जाए। माँ को पता होता है कि बच्चा आपका किस तरीके से सीखेगा। तो बस यही मैसेज है कि माएँ तवज्जो दें, टाइम निकालें अपने बच्चों के लिए और उनकी नशोनुमा में उनका साथ दें।
और प्यार से पढ़ाएं सबसे। आज के बच्चे डांट नहीं सुनते, वो प्यार से समझते हैं। तो जनाब ये वो तमाम माएँ जो पेरेंट्स हमें देख रहे थे उनके लिए ये एक, मैं कहूँगी एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि आप अपने घर से सोचना शुरू करें कि बच्चे को प्यार से हमने कैसे सिखाना। बहुत शुक्रिया फरहान, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया नूर, और बहुत शुक्रिया भाई हमदान, तुम्हारी चॉकलेट जो है वो हमने रख दी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। 360 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली फार्मूला 1 कार्स ऑटो इंजीनियरिंग की मेराज होती है। इन गाड़ियों को डिज़ाइन से लेकर बनाने और फिर चलाने तक हर डिपार्टमेंट अपनी सलाहियत और काबिलियत में अपनी मिसाल आप होता है। इस मेराज तक पहुंचने के लिए बरसों की मेहनत, तहकीक और लगन चाहिए होती है। पाकिस्तान में भी कुछ नौजवान स्टूडेंट्स फार्मूला 1 स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट वर्जन फॉर F1 प्रोजेक्ट से जुड़ी ऑटो इंजीनियरिंग की तहकीक और मेहनत में जुटे हुए हैं और अपनी सलाहियतें मनवा रहे हैं। इन नौजवानों की डिज़ाइन और तैयार करदा गाड़ियाँ बैनुल-अक़वामी नुमाइश में पेश की जा रही हैं। फैसल, तो आपको टीम से मिलवाते हैं। दो अरकान हमारे साथ मौजूद हैं, अरहम और जैन। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे ऐड ऑन कर दूँ कि जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो 0 से 100 किलोमीटर तक जाने के लिए 7 सेकंड्स होते हैं। और आप लोगों ने कितने किया? हम लोगों ने 5.2 सेकंड्स में। 5.2 सेकंड्स और वैसे होता है 7 और 5.2 सेकंड्स में, तो 1.8 सेकंड कम करके ये 100 मील तक ले गए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक हमारी मेहनत है। मैंने गाड़ी की बिल्कुल लाइक फ्रॉम द स्क्रैच देखी है। लाइक आई वाज पार्ट ऑफ द डिज़ाइनिंग टीम टू। बहुत इनिशियली बहुत स्टार्ट किया, लाइक पहले पूरा डिज़ाइनिंग फेज़ हुआ, पहले तो कॉन्सेप्शन फेज़ हुआ, देन डिज़ाइनिंग फेज़ हुआ, देन उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग किया, देन हमने इसको टेस्ट भी किया। तो लाइक आप एम करते हैं ना पूरा कि आपकी पूरी मेहनत होती है कि आप एक चीज़ सोचते हैं कि हम लोग ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो फिर ये अचीव कर पाएंगे। तो जब उसको हमने अचीव होते हुए देखा तो वो वाली फीलिंग्स लाइक आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स कि वो कितनी अच्छी फीलिंग्स है। बट यस, सही। अच्छा, तो आपका क्या किरदार है सारे उसमें? सारी जो हम पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर हम फ्रॉम उसके डिज़ाइन से, कंसेप्शन से हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग तक सब सारा काम करते हैं। इसके अंदर सिर्फ हम हमारी गाड़ी में हम पूरी खुद बनाते हैं। सिर्फ 2 पार्ट्स हम बाहर से करते हैं, इंजन और टायर्स। इंजन तो वैसे ही पाकिस्तान में है ना। जी, बाकी इसके अंदर जितने भी जो भी कॉन्सेप्ट है जो हम इसके अंदर डिज़ाइन इम्प्रोवाइज़ करते हैं सारा कुछ, ताकि हम इसको जो जैसे आपने कहा 7 सेकंड से 5.2, तो डेफिनेटली इट रिक्वायर्स के हम उसको किस तरह से इम्प्रूव करें और किस तरह से हम उसको इतना इंजीनियरिंग लिहाज से उसको सॉलिड बनाएं कि वो अचीव भी करे और वो एंड्योर भी करे सारे। अच्छा, वैसे आपने सोचा था कि 7 सेकंड्स का मार्जिन होता, लेकिन आपने 5.2 पे कंप्लीट किया, तो ये सोचा था कि इतने कम में हम कर लेंगे? हमारा टारगेट जब भी हम करते हैं तो हम ऑब्वियसली एम फॉर परफेक्शन। हम चाहते हैं कि हम बेस्ट प्रोवाइड करें और हम ये नहीं देखते कि 7 सेकंड है क्या कि रिक्वायरमेंट क्या है। हम देखते हैं कि हम अपना बेस्ट कितना दे सकते हैं और अभी हमारा बेस्ट 5.2 है, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम 5 पे एम करेंगे। तो वी ऑलवेज गो फॉर बेस्ट। एक्चुअली क्या होता है कि सेशन के स्टार्ट्स में हम लोग अपने गोल सेट करते हैं। लाइक वी ऑलवेज वांट कि जो हमारी पिछली गाड़ी थी हम उससे बेहतर, नेक्स्ट गाड़ी जो उससे बेहतर हो। तो साल के स्टार्ट में गोल सेट करते हैं। तो इस बार इंशाल्लाह वी विल सेट अप मोर गोल्स के 5.2 से भी इंशाल्लाह कम करें और वो ऑब्वियसली अचीव कर सकते हैं कि वेट कम करें अपनी गाड़ी का और पावर बढ़ाएं। तो पावर टू वेट रेशियो जब बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली दैन ये 5.2 भी कम हो जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं कि क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी कंपटीशन में कम्पीट करने का? बिकॉज जैसे आपने बताया 2 कंपोनेंट्स तो आप बाहर से ला भी सकते हैं। बाहर से लाते हैं। और कौन से लाए हैं? और फिर ये टायर्स जो होते हैं इनके, ये इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ये बड़ी डिफरेंट होती है। जी। तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है, ये बताइए। अच्छा, जो कंपटीशन की डिमांड ये होती है कि दे गिव यू अ सेट ऑफ रूल्स। अब वो रूल्स सब टीम्स को फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो अब इट्स लाइक कि हम लोग कितने अच्छे बेहतर तरीके से उसको फॉलो करते हुए अपनी गाड़ी बनाते हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने होते हैं, तो उन सेट ऑफ रूल्स को जज करते हैं वो, देन उसके बेसिस पे आपकी स्कोरिंग करते हैं। तो हमारे लाइक अच्छा ये है कि जो कंपटीशन में ना सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। तो लाइक फर्स्ट आपकी गाड़ी आप जब लेके जाते हैं वहाँ पे तो कुछ टेस्ट होते हैं, लाइक 5 टेस्ट होते हैं जो कि आपको क्लियर करने होते हैं। देन आपको हर टेस्ट के बाद एक स्टिकर्स मिलता है एंड देन दे अलाउ यू टू एक्चुअल पार्टिसिपेट इन द ट्रैक, लाइक एक्चुअल रेसिंग ट्रैक पे ना।
तो वो इंस्पेक्शन क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है। वो इंस्पेक्शन में वो ये सारे रूल्स वगैरह ही चेक कर रहे होते हैं। अच्छा। तो वी आर द ओनली टीम फ्रॉम पाकिस्तान जो कि ये इंस्पेक्शन क्लियर कर चुकी है। लाइक इन 2015 वी क्लियर द इंस्पेक्शन ऑफ फॉर्मूला स्टूडेंट यूके। तो हमारी गाड़ी सिल्वरस्टोन ट्रैक पे चली थी। और देन वी ऑल्सो क्लियर द इंस्पेक्शन ऑफ फॉर्मूला स्टूडेंट जर्मनी। ठीक है। बाकी जहाँ तक बात है टायर्स की, तो टायर्स नॉर्मल गाड़ियों वाले टायर्स नहीं होते, इट इज स्लिक टायर्स। लाइक फॉर हाई परफॉर्मेंस बेस्ड टायर्स होते हैं, तो हम लोग खुद मैन्युफैक्चर तो कर नहीं सकते, तो हम लोग आउटसोर्स करते हैं। अच्छा अरहम, ये शॉर्ट में 2 सवाल आपसे करूँगा। एक तो ये कि क्या इश्यूज़ आए थे आपके साथ, हुआ क्या था? आपने सारा कॉन्सेप्ट रेडी कर लिया, आपने बैरियर भी तोड़ दिया जी 7 सेकंड्स वाला, 5.2 सेकंड्स में 100 माइल्स भी टच कर लिया, बट आपको ब्रेक लग गया कहाँ पे? ये बताएं। जी देखें, हमने अपनी गाड़ी की पूरी टेस्टिंग कर ली थी, हर तरह से उसको स्क्रूटनियर कर लिया था अपनी तरफ से, और हमने गाड़ी शिप भी कर दी थी कि लाइक गाड़ी हमारी यूके पहुंच गई थी। ठीक है। बट एंड देन वी अप्लाइड फॉर वीज़ा टू। लाइक हमने कंपटीशन 5 जुलाई से स्टार्ट होना था और हमने 6 वीक्स पहले ये वीज़ाज़ के लिए अप्लाई कर दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली वीज़ाज़ में बहुत ज़्यादा डिले आए, और जब हमारी फ़्लाइट स्केड्यूल थी उस टाइम तक भी वीज़ा नहीं मिल सका हम लोगों को। सो इवेंचुअली गाड़ी वहाँ पर पहुँच गई, बट हम लोग नहीं पहुँच सके। तो आप लोगों ने कोई अपील नहीं की किसी से? ये क्योंकि अनसर्टेन इवेंट्स की वजह से था, और क्योंकि ये था कि कोरोना के बाद एकदम से यूके का वीज़ा ओपन हुए थे, तो डेफिनेटली कोई अपील करने का इसमें था नहीं। और हमने अपनी तरफ से एफर्ट पूरी की थी, तो हमारी आई गेस वी वर सेटिस्फाइड फ्रॉम आवर एफर्ट्स। सही। तो अच्छा जैन, मुझे बताएं कि नेक्स्ट ईयर आप लोगों का क्या प्लान है? नेक्स्ट ईयर हम फिर से पार्टिसिपेट करेंगे इसी इवेंट में, और वी होप कि हम बेहतर गाड़ी के साथ जाएं, और डेफिनेटली जो इस दफ़ा हमें इश्यूज़ आए हैं हम उनको प्री टैकल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ भी जाने का? बिल्कुल। तो इस दफ़ा ये हो रहा है कि क्योंकि सारी दुनिया जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ रही है, तो हम जो हमारी इंटरनल कंबशन इंजन है, हम उसकी जगह हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे आ जाएंगे। तो अगले साल हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ होंगे, और ये होगा कि हम उसका कॉन्सेप्ट क्लास के साथ जाएंगे, और उसके अगले साल हम इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऑटोनमस व्हीकल पे जाएंगे, जो यानी गाड़ी खुद चल सके ट्रैक पर। तो ये डेफिनेटली एक बिग टारगेट्स हैं, और ये ऐसे टारगेट्स हैं जिनके अंदर काफ़ी इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है। तो हम यानी यही इसी एम के साथ हैं कि हम इन सारे टारगेट्स को कंप्लीट। अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में थी कि हम देख रहे हैं कि एक तो आप लोग, फिर उसके बाद आप लोगों को फॉलो सूट करते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान के इंजीनियरिंग के, उन्होंने फार्मूला 1 जो अंडर ग्रेड प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो स्टूडेंट्स की इतनी कीननेस की इस फील्ड में क्या वजह है भाई? देखें, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि लाइक आप जो अपने पूरे इंजीनियरिंग करियर में जो चीज़ें आप सीख रहे हैं, लाइक यू एक्चुअली कैन इम्प्लीमेंट ऑन देम। मतलब एक्चुअली आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो अच्छा, एक किताबी नॉलेज और एक जो नॉलेज जो आप काम करके सीखते हैं वो बहुत डिफरेंट होती है। तो ये एक्सपोजर यूजुअली स्टूडेंट्स को जब मिलते हैं जब आप कंपनीज में चले जाते हैं, ठीक है। बट दिस प्लेटफॉर्म इज़ प्रोवाइडिंग दिस एक्सपीरियंस लाइक इन अंडरग्रेड्स के लिए। तो ये बहुत अच्छा। और हमारा जो कंपटीशन होता है उसमें सिर्फ हमारी टेक्निकल नॉलेज टेस्ट नहीं हो रही होती, लाइक वी हैव टू प्रेजेंट आर कार एज अ बिजनेस मॉडल टू। तो उस बिज़नेस मॉडल के उसमें बिज़नेस प्रेजेंटेशन एज अ बिज़नेस मॉडल भी प्रेजेंट करते हैं, और देन उसको उसकी कॉस्टिंग भी करते हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती है। जैसे उमर है, वो मार्केटिंग मेंबर है, तो अब वो सारे काम करता है स्पॉन्सर्स वगैरह गैदर करने के लिए, तो एक उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी उसके लिए होती है। और जैसे मैं मैं पूरा गाड़ी की टेक्निकल टीम में हूँ, तो मैं टेक्निकल वाइज देख लेता हूँ, तो काफ़ी अच्छी डिफरेंट डोमेन्स में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड टू ऐड वन थिंग टू दिस, ये है कि हमारी एक साइंटिफिक सोसाइटी भी है नस फार्मूला स्टूडेंट टीम की। तो लाइक वी आर एमिंग के जितनी भी फार्मूला स्टूडेंट टीम्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, हम लोग उनको एक पेज पे लाएं, एंड देन व्हाई नॉट होस्ट अ फार्मूला स्टूडेंट इवेंट इन पाकिस्तान। तो हम आपको अरम और जैन बहुत शुक्रिया, आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं कि एक दिन आप में से कोई जो द रियल सीन होगा फार्मूला 1 का, वहाँ पे कार्स जो है वो डिज़ाइन कर रहा होगा। चलें जी, अब बात करते हैं पाकिस्तान के इलाके खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों की, जहां मर्द और औरत दोनों को ही मुश्किलात का सामना है, लेकिन बहैसियत खतून कभी कभी आपको आगे बढ़ने में बहुत सारी हर्डल्स फेस करनी पड़ जाती है। जमामा अफरीदी को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा गया, रोक टोक की गई, लेकिन उन्होंने वहाँ बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, विमेन एम्पावरमेंट और अफ़गान परागज़ीनों पर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई, जिस पर जमामा अफरीदी को वाशिंगटन DC में यूथ इम्पैक्ट अवार्ड मिला है। जमामा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो जमामा अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आने का और बहुत बहुत मुबारक आपको। जमामा, आप पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका ताल्लुक़ कौन से इलाके से है?
सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम पे इनवाइट करने के लिए। मैं मर्ज डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखती हूँ और वहाँ पे खैबर डिस्ट्रिक्ट से और फिर खैबर डिस्ट्रिक्ट में लंडी कोतल से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ। अच्छा, ये वो इलाका है जो मैमा के बहुत मुश्किलात हैं यहाँ पे ऑलरेडी तमाम तरह यहाँ के रहने वालों को, बीइंग अ फीमेल एंड देन बीइंग अ जर्नलिस्ट। आपकी ये जर्नी कैसी रही, ज़रा ये बताइए। ऑब्वियसली जब आप एक ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे हर किसी को प्रॉब्लम है, फिर ख़ासकर जो ख़वातीन हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं फैमिली की तरफ से, फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, फिर जब आप स्ट्रगल करते हैं तो ऑब्वियसली आपको डबल एंड ट्रिपल करनी पड़ती है ऐसे इलाके में। तो स्ट्रगल्स तो बहुत आई। पर्सनली मेरे जो वालिद हैं और मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बट इसके अलावा मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिली थी। अब बहुत से ऐसे हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं, बट स्टिल बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। इसके अलावा फिर अगर हम सोसाइटी वाइज कहें तो हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो कि पैट्रियार्कल है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ख़वातीन आगे आए और उनको एक इनसिक्योरिटी होती है, तो सोसाइटी की तरफ से भी फिर मुश्किलात आती है। बट मैं ये समझती हूँ कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो डिफरेंट हमारे साथ मुश्किलात है वो हम उसको हम उसको हल करेंगे, क्योंकि आप जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आज क्रिटिसिज्म फ़ेस कर रही हूँ, मुझे यकीन है कि जो और फीमेल है वो इतना क्रिटिसिज्म फ़ेस नहीं करेंगे। तो तो मैं ये समझती हूँ कि मैं एक बारिश का कतरा भी बनूँ तो बाकी जो ख़वातीन हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ज़बरदस्त। अच्छा जमाइमा, ये सहाफ़ती सफ़र का आगाज़ आपने कब से किया, क्योंकि आपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई, तो ये जो डॉक्यूमेंट्री थी पहली कौन सी थी और अभी जो आपको माशाल्लाह से अवार्ड मिला है, ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्रीज़ मैं चाहूँगी इस हवाले से भी आप हमें बताएं, क्योंकि डिफरेंट टॉपिक्स पे है और एक खातून का डॉक्यूमेंट्री बनाना ऐसे एरिया से एक बड़ी ही अप्रिशिएट करने वाली बात है। तो मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म की जो जर्नी है वो कुछ ऐसे स्टार्ट हुई कि पहले मैं एक्टिविज़म करती थी, अभी भी करती हूँ, बट मुझे ऐसे फील होता था कि जो हमारे इश्यूज़ है या हमारे ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं वो सही से हाईलाइट नहीं हो रहे। तो फिर TNN जो थे उन्होंने मोजो ट्रेनिंग स्टार्ट की, उन्होंने सिटीज़न जर्नलिज़म पहले स्टार्ट की, तो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया कि मैं ही क्यों ख़ुद अपने जो एरिया है उनके जो मसले हैं वो हल कर सकूँ या उनको हाईलाइट कर सकूँ, उनको लार्जर ऑडियंस तक पहुंचा सकूँ। तो मेरी जो पहली डॉक्यूमेंट्री थी वो एक पानी की इशू पे थी, जो कि हमारे इलाके में पानी की बहुत ज़्यादा मुश्किल आती, तो मेरी सबसे पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म उस पे थी और वो TNN के साथ थी। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली डिफरेंट और जो आउटलेट्स हैं उन्होंने जो फ्रीलांसर हैं उनके लिए जगह खोली, तो फिर मैं उनको पिच करती थी। और अच्छा जमाइमा, मैं चाहूँगा कि वो लोग ना सिर्फ के आपके इलाके से जो ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि दीगर भी, आपको पता आजकल फ्रीलांसिंग का और डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाने का वीलॉग्स बनाने का बड़ा जनाब ज़ोरा है। आपने कैसे स्टार्ट किया वो भी आप मुझे बता रही थी, उसको भी कंटिन्यू कीजिएगा, और उन बच्चों को या उन नए आने वाले लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, टिपिंग पॉइंट क्या होता है, उनको थोड़ा गाइड करें। तो मेरी जो सबसे बेसिक वो होगी वो ये होगी कि आप जब भी स्टार्ट करेंगे, तो मैंने बहुत ज़्यादा वॉलंटियरली भी काम किया है, और मैं समझती हूँ कि हमारी यूथ जो है वॉलंटियर जो काम होता है उसे बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। तो मेरी जो स्टार्ट थी, बहुत सारे जो मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स है या काम है वो वॉलंटियरली भी किया है, लेकिन हमारे यूथ जो है समझती है कि आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो आप अर्न करेंगे, ऐसे नहीं होता। तो आप जब स्टार्ट करें पहले एक्सपीरियंस के लिए स्टार्ट करें। अगर आपको वॉलंटियरली कहीं पे काम मिल रहा है, इंटर्नशिप मिल रही है, तो आप उसको अवेल करें। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको जब आप अपने पैशन को टाइम देते हैं या उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं, तो ये जो अर्निंग होती है वो फिर उसके अल्टीमेट आ जाती हैं। तो अगर आप पहले से ही वॉलंटियरली काम करें तो फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका जो काम है वो लोग रिकॉग्नाइज भी करेंगे और उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले तो ये मेरा एडवाइस होगी। अच्छा जमाइमा, मेरी एडवाइस होगी जी। अच्छा, एक तो अपनी बात भी मुकम्मल कर लीजिएगा, दूसरा मुझे ये बताएं कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, अब आपने आगे क्या करना है, क्योंकि आप जितना तनकीद का निशाना आपको बनाया गया
उसको तो अब आपने पीछे छोड़ दिया, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, अब आगे मजीद क्या करने का इरादा आप रखती हैं? सो बेसिकली मैं अभी इस पे काम भी कर रही हूँ और ये मेरा इरादा है कि मैं एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाऊं जो कि जिसका नाम होगा पेगले पशीशा। ये एक पश्तो का लफ्ज़ है जिसका मतलब है यंग वुमेन और गर्ल्स ऑन स्क्रीन। तो ये प्लेटफॉर्म यू नो जो यंग फीमेल है या फ्रॉम डाइवर्स ग्रुप हर रिलीजन से, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म होगा। पहले मैं कोशिश करूँगी कि उनको ट्रेन किया जाए कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स कैसी बनती है और कैसे बनाई जाती हैं, फिर लेटर ऑन वो अपनी जो कम्युनिटी से है उनसे अपने जो स्टोरीज़ है या इंस्पिरेशन है या इश्यूज़ है उनको हाईलाइट करे इस प्लेटफॉर्म में। क्योंकि मैं ये समझती हूँ, मैं इंटरफेथ हार्मनी पे भी काम करती हूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि मैं हर यू नो जगह को या हर कम्युनिटी को मे बी यू नो हाईलाइट ना कर सकूँ या उनकी इशू को, लेकिन अगर मैं उनकी कम्युनिटी से डिफरेंट फीमेल्स को अपने साथ इंगेज करूँगी, एक नेटवर्क बनाऊँगी, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। सही है जमायमा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, बेस्ट ऑफ लक। माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रही हैं और आप बहुत सारी ख़वातीन के लिए मिसाल हैं। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं मुल्क भर में दवाओं की क़िल्लत और इसके नतीजे में होने वाली ब्लैक मार्केटिंग ने बहरान की शक्ल इख्तियार कर ली है, जिससे सबसे ज़्यादा नफ्सियाती आर्ज़ों में मुब्तला मरीज़ जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। मुदस्सर नज़ीर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चालीस से ज़ायद बुनियादी नौइयत की अद्वियात के बाज़ारों से गायब या कमयाब हुए अब हफ्ते नहीं महीनों गुजर गए हैं, मगर अब तक वजारत सेहत या ड्रैब की जानिब से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है जिससे ये बहरान जल्द ख़त्म होता हुआ नज़र आए। अस्पतालों के तमाम शोबे ही इससे मुतासिर हैं, मगर जिस कैटेगरी की सबसे ज़्यादा दुआएं शॉर्ट हुई हैं वो साइकेट्री या नफ्सियाती अमराज हैं। इस वक्त एक्चुअली 3 कैटेगरीज़ हैं मेडिसिन की जो अवेलेबल नहीं है मार्केट में। उनमें मीथाइल फेनेडेट शामिल है, क्लोनाज़ेपम शामिल है और लिथियम सॉल्ट्स शामिल हैं। लिथियम सॉल्ट्स अक्सर बाइपोलर डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स और बहुत सारे और डिसऑर्डर्स हैं जिसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, साइकाइट्रिस्ट रेगुलरली देते हैं। और बाइपोलर डिसऑर्डर ख़ास तौर से थोड़ा सा सीवियर डिसऑर्डर है जिसमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्लोनाज़ेपम है और मीथाइल फेनेडेट है जो कि रिस्पेक्टिवली हम यूज़ करते हैं एपिलेप्सी के लिए, न्यूरोलॉजिकल इशूज़ के लिए और उसके साथ साथ ADHD के लिए जो कि बच्चों में पाया जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें रेगुलरली ज़रूरत पड़ती है, तो इनकी वजह से डेफिनेटली इशू तो आ रहा है। हद तो ये है साइकेट्री की कैटेगरी में वो दवाएं भी गायब हो गई हैं जो डिप्रेशन के मरीजों में खुदकुशी के रुझानात को ख़त्म करने में मददगार होती हैं। उसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो एंटी डिप्रेसेंट और एंजियोलाइटिक 35 से 40 जिनकी काउंट बनती है वो मार्केट में ना होने के बराबर हैं, और अगर कुछ थोड़ी बहुत मिल रही हैं तो वो इतनी ज़्यादा महंगी है कि उनको अफोर्ड ही नहीं किया जा सकता। लिथियम कार्बोनेट है जो एंटीसाइकोटिक एक मेडिसिन है, उससे बनती हैं सारी की सारी। जो सुसाइड वाली जो थॉट्स आती हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो भी यहाँ पर नहीं मिल पा रही। दवाओं की किल्लत का जायज़ा लेने के लिए समा ने मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा किया तो हमारी मुलाकात मोहम्मद यूसुफ से हुई जो तवील अरसे से डिप्रेशन की अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर अब कुछ दवाओं के गायब हो जाने और ब्लैक में इंतहाई महंगे दामों दस्तयाबी ने मोहम्मद यूसुफ की नफ्सियाती हालत को मुतासिर करना शुरू कर दिया है। अब मेडिसिन इतने महंगे हो गए हैं कि हमारे दस्तरस में नहीं है, मैं ख़रीद नहीं सकता हूँ, मैं तकलीफ़ बर्दाश्त करता हूँ, मैं क्या करूँ? खुदकुशी के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। एक गोली टैबलेट ट्रेविट्रॉल 5 रुपए का मिलता था, अब वो गोली 25 रुपए का मिल रहा है। रात को मैंने 2 गोलियां खरीदी, बखुदा मैंने खाई नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि साइकेट्री ग्रुप की दवाओं में इस्तेमाल होने वाला खाम माल कंट्रोल कोटा ड्रग में शामिल होता है और दवाओं की किल्लत की वजह मेडिसिन मार्केट्स में मौजूद माफिया का ये अद्वियात इन मुल्कों को स्मगल कर देना है जहां इनकी कीमत मुकामी मार्केट से ज़्यादा है। शॉर्टेज के अंदर जो इस वक्त एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट जो एक कंट्रोल ड्रग हैं, उन जगहों पर चली जाती हैं जहाँ इनकी ज़्यादा कीमतें मिलती हैं। वो मुल्क से बाहर कई ऐसे ममालिक हैं जो यहाँ से इन ड्रग्स को स्मगल कर दिया जाता है। जिस तरह बहुत सारी दूसरी चीज़ों के माफिया हैं, एक इस तरह का भी माफिया है।
समा ने दवाओं की स्मगलिंग का सवाल कराची मेडिसिन मार्केट एसोसिएशन के सदर आमिर मलिक से किया तो इन्होंने दवाओं की किल्लत और इनके महंगे होने की वजह डॉलर को करार दिया। इसकी वजह अपना डॉलर है और डॉलर के अंदर आने की वजह से रॉ मटेरियल महंगा आ रहा है और दवाइयाँ बन रही हैं तो ऑलरेडी 25 से 30% दवाइयों के रेट ऊपर जा चुके हैं। दुकानदार जो कि अगर 100 डब्बे रोज़ ख़रीदता था छोटे तो वो 50 डब्बे ख़रीद रहा है। उस हिसाब से मार्केट में मेडिसिन की भी अपना शॉर्टेज आ रही है। साइकेट्री कैटेगरी दवाओं की शॉर्टेज से सबसे ज़्यादा मुतासिर ज़रूर है, मगर बहुत आम इस्तेमाल जैसे बुखार खांसी की दवाएं भी एक तवील अरसे से फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां फ्राहम नहीं कर रहीं, जबकि बाज़ारों में ब्लैक में इनकी कीमत कई गुना ज़्यादा हो चुकी है। अगर मार्केट में हम लोग जाएंगे सारे आइटम शॉर्ट है, बिल्कुल ब्लैक में मिल रहे हैं। पेनाडोल टेबलेट है 290 रुपये इसकी रिटेल है, 500 रुपये की ख़रीद है हमारी, इतनी ब्लैक में मिल रहे हैं। होलसेल मार्केट में 200 रुपये की टेक्सीलेक्स दवाई सिरप मिली है जो इसकी कीमत है 50 रुपये। डॉक्टर्स का कहना है कि बारिशों के बाद डेंगू, मलेरिया और पेट के अमराज बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं और इस सूरत हाल में दवाओं की किल्लत मरीजों के साथ डॉक्टर्स के लिए भी मसला बनी हुई है। इन दिनों के अंदर जब पेट के अमराज और ये जो उल्टी और मोशन की वबा फैल चुकी है, इसमें से प्रोबायोटिक्स बिल्कुल गायब हो चुके हैं, वो अवेलेबल ना हो तो फिर तो न सिर्फ उस मरीज़ के लिए तकलीफ़ है बल्कि फैमिली के साथ डॉक्टर के लिए भी एक बड़ी तकलीफ़ वाली बात होती है। दवाओं की किल्लत का बहरान एक ऐसे वक्त में शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है जब मौसमी बीमारियां भी फैली हुई हैं। मरीज़ हों, डॉक्टर्स हों या दुकानदार, इस सूरत हाल में सब वजारत सेहत और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को देख रहे हैं कि कब वो सेहत के शोबे को दरपेश इस संगीन बहरान से निकालने के लिए कदम बढ़ाते हैं। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची।